Hello friends, welcome back. My next video. This is about the set theory and this is third video of me. We will discuss about the operation on sets. There are four operations, mainly four operations. This is first operation is unions, intersection, complement of set and last difference. ठीक है. Operation on sets. बेटा ऑपरेशंस जो होते हैं ना, ऑपरेशंस वैसे हमने छोटी क्लासेस में हमने बहुत बार करे हैं. जैसे कि आपको याद है, आप जब छोटे क्लासेस में थे आप दो चीज़ों को कैसे ऐड करते थे. दो नंबरों को जैसे कि ऐड करना, दो नंबरों का जैसे कि मल्टीप्लिकेशन निकालना, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना, ठीक है, एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना. तो जैसे कि ये जो प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, डिफरेंस निकालना, बेटा ये भी तो ऑपरेशन ही तो है ना. ठीक है, ये ऑपरेटर कहलाते हैं. यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, मल्टी, ये ऑपरेशन ही तो हो गया एक तरह से. ये बचपन में हम इस तरह के ऑपरेशन करते थे. यही ऑपरेशन हम जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं हम ये नंबरों के ऊपर कर रहे हैं. दो अलग अलग नंबरों पर कर रहे हैं. दो नंबर कैसे भी हो सकते हैं, कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन 11th क्लास में जब हम आ गए हैं तो 11th क्लास में हम जो टॉपिक, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी, तो यहाँ पे सेट थ्योरी के अंदर जो नंबर्स हैं, नंबर्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, सेट का काम करेंगे. नंबर की जगह क्या चीज़ काम करेंगे, यहाँ पे सेट काम करेंगे. तो दो सेटों का यूनियन निकालेंगे, दो सेटों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दो सेटों का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दो सेटों का डिफरेंस निकालेंगे. जैसे कि यहाँ पे दो नंबर्स है ना, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, एनी टाइप ऑफ रियल नंबर. ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे दो नंबर्स ना हो के वहाँ पे दो सेट होंगे. ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. ठीक है, उन दोनों नंबरों का हम क्या निकालेंगे बेटा, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सब मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक मिनट. जो ये ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस हम डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट करेंगे. इस ऑपरेशन को, यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को कैसे, और डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले एक मैथमेटिशियन हुए जिसका नाम है वेन, और दूसरे हुए आयलर. वेन और आयलर दो मैथमेटिशियंस हैं बेटा. क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेट के बारे में, तो सेट ये ऐसे लिख सकते हैं. सेट को ये पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4, कोई भी एलिमेंट लिख दिया मैंने. ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये सेट लिख दिया मैंने. इस सेट को हम मैथमेटिकली तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम की हेल्प से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सबसे पहले इसका यूज किसने किया था, आयलर नाम के मैथमेटिशियन ने किया. बाद में वेन ने इसको प्रैक्टिकली यूज करना शुरू किया. आयलर ने सबसे पहले बताया था कि मैं इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. तो आयलर और वेन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या करा, इस सेट को सबसे पहले सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया. तो इन्होंने क्या करा, इस एलिमेंट को अपनी तरफ से यहाँ लिख दिया ऐसे 1 2 3 4, बस उसके ऊपर एक सर्कल लगा दिया. तो इस तरह से उन्होंने किसी सेट को सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया. तो अब जितने भी हम सेट यूज करेंगे, चाहे वो ए बी सी डी कैसा भी सेट हो, उन सभी सेटों को हम सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे और सारे एलिमेंट इसके अंदर लिख देंगे. इसके अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे उसका कोई रूल कुछ नहीं होता कि 1 यहाँ का लिखना है, 2 का लिखना है, 3 का लिखना है, बस सारे एलिमेंट लिख दो, आप कैसे भी लिख दो. ठीक है, तो ए सेट को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक ये है, ग्राफिकली कह सकते हो. ठीक है, इसे बोलते हैं वेन डायग्राम. क्या बोलते हैं बेटा, वेन डायग्राम. इस जो डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम. किसी डायग्राम की हेल्प से किसी सेट को रिप्रेजेंट करना बोलते हैं इसको. ठीक है, तो जितने भी सेट आएंगे उन सभी को मैं सर्कल की हेल्प से क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा. और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आयलर ने और वेन नाम के मैथमेटिशियन ने बताया. सबसे पहले इन दोनों ने इसका इस्तेमाल किया था और इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ गया वेन डायग्राम. ठीक है जी, चलिए. अच्छा, ये एक सेट हो गया. एक और सेट मैं लिख लेता हूँ. मान लो एक बी सेट बना रहा हूँ मैं, 4 5 6. चलो अभी मैं इसके अंदर 4 नहीं लेता हूँ, 5 और 6 ले लेता हूँ. तो 5 और 6 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 लिख दो, ये 6 लिख दो और सर्कल ड्रॉ कर दो, बस. दैट इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस सेट. दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम ऑफ दिस गिवन सेट. ठीक है, तो आपको ये सेट मेरे ख्याल से ये वेन डायग्राम बनाने आ गए होंगे कि कोई सेट दे दिया जाए तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा. ठीक है, अभी आगे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतनी बात करेंगे. ठीक है, चलिए. सबसे पहला जो ऑपरेशन है, आपको पता है मैंने आपको एक यूनिवर्सल सेट और बताया था. यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट एक सेट ए है, या फिर यूनिवर्सल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ इट इज सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट. ठीक है, अगर ये सुपर सेट हो, किसका, सुपर सेट ऑफ ए का, ये सुपर सेट हो किसका, बी का. देखो मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, आप चाहे तो अगर समझ में नहीं आता तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस यू इज सुपर सेट ऑफ ए, या फिर यूँ कह सकता हूँ
ए इज ए सबसेट ऑफ यू, क्या बोलेंगे इसको, ए इज ए सबसेट ऑफ यू, या फिर यू बोलेंगे यू इज ए सुपर सेट ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, इसको यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है दैट इज ग्रेटेस्ट सेट। मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक ऐसा सेट होता है जो बाकी सभी सेटों से सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है ना, बाकी सभी जो गिवन सेट होते हैं उनसे सबसे बड़ा सेट होता है, यानी कि वो सारे के सारे जो सेट होंगे वो सारे के सारे सेट जो है कंटेनड इन यू के अंदर पड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक ए सेट ये ले लिया, हालांकि मैं पहले समझा चुका हूँ इसके बारे में, ए सेट मैंने ये ले लिया, बी सेट मैंने मान लो ये ले लिया 2 3 और 4, फिर एक मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया। तो यू तो नाम इसलिए दे दिया था कि इनसे थोड़ा सा यूनिक सा नजर आना चाहिए, इसलिए इसको यू से रिप्रेजेंट कर दिया। कई लोग इसको ऐसे से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट बेटा इसमें गए, ठीक है, बी के सारे एलिमेंट भी इसमें गए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए जो है ना वो सबसेट है किसका, यू का, और बी भी क्या है, सबसेट है ऑफ यू का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यू में है, बी के सारे एलिमेंट यू में। सो दिस इज यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो मैं यूनिवर्सल सेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ जो यूनिवर्सल सेट होता है ना उसको भी हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो सबसे बड़ा सेट है, क्योंकि वो सबसे बड़ा सेट है तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करें क्योंकि वो बाकी सेटों से यूनिक सेट हो गया, ठीक है ना, डिफरेंट सेट हो गया, सबसे ग्रेटेस्ट सेट हो गया, इसलिए ठीक, अलग से दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। बाकी अगर कोई सेट होगा, कोई दूसरा सेट दे रखा होगा, ए सेट बी सेट सी सेट दे रखा होगा, उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई ए सेट दे रखा होगा तो चलो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ इसे क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। क्या बोल रहे बेटा, वेन डायग्राम। मान लो आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, एक ए सेट दे दिया 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 दे दिया, ये यूनिवर्सल सेट दे दिया, ये ए सेट है, ये यू सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि ए किसका सबसेट है, यू का। ए 100% किसका सबसेट है, यू का, नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ए यू का सबसेट है तो यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल फॉर ए, ए के लिए यूनिवर्सल की तरह काम करेगा, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम। एक यूनिवर्सल सेट बना देंगे ऐसे, और एक ए सेट के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3, ऐसे 1 2 3 इसके अंदर लिख दो आप। ऐसे यू में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 5 1 2 3, ये तीनों तो आएगा ही है, 4 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया। इसके अंदर एलिमेंट कहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना ऐसे कि 1 2 3 थोड़ा नजदीक रहे, ताकि मैं इससे एक ए सेट बना सकूं, क्योंकि 1 2 3 किस में पड़े हुए हैं, ए सेट में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 किस में कंटेनर है, इन ए के अंदर। तो 1 2 3 के लिए अलग से एक सर्कल बना दिया है ताकि ये हमें बनाने में दिक्कत ना है, ठीक है। अगर आप दूर दूर लिख दोगे तो फिर वो सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए इसको एक साथ लिख देते, एक नजदीक नजदीक लिख देते ताकि इसको रिप्रेजेंट कर सके ए सेट को, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम हो गया। इसके अंदर वाला जो एरिया नहीं, जो अंदर वाला एरिया बेटा, जो अंदर वाला एरिया नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए सेट बोलेंगे। बाहर वाला जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, वो बाद में डिस्कस करने वाले हैं क्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर वाला जो एरिया है वो ए नहीं है, क्या कहेंगे हम, वो ए नहीं है। अंदर वाला एरिया ए है लेकिन बाहर वाला एरिया ए नहीं है, तो वो क्या है वो बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम होता है। अब ये वेन डायग्राम के बारे में ना मैं अब डिटेल से हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे ना आपको। अच्छा, इसके सबसे पहले बात करते हैं यूनियन क्या होता है। यूनियन निकालने के लिए मुझे देखो प्लस करने के लिए दो एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है। अगर मैं दो चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, दो चीज़ों का डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, है ना, तो मतलब कि कोई चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर दो एलिमेंट तो चाहिए, मिनिमम दो एलिमेंट चाहिए ना। तो इसलिए यूनियन करने के लिए भी यहाँ पर दो सेटों की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ क्या करेंगे, सेटों का यूनियन निकालेंगे, जो सेट्स गिवन होंगे उसका यूनियन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेटों का यूनियन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। मान लेते हैं ए एंड बी आर टू सेट, दो सेट दे रखे हैं, तो ए और बी का यूनियन ऐसे निकाला जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एंड दिस इज बी, और बीच में क्या है, यूनियन है। बेटा दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन, याद कर लो, दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन, याद कर लो। इस यूनियन को हम और के नाम से जानेंगे। क्या नाम बोलते हैं इसे बेटा, यूनियन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे इसका यूज होगा वो बाद में पता चल जाएगा, अभी फिलहाल इसको ध्यान रखो कि ये और होता है, ठीक है। अब एक ए सेट दे रखा होगा, दूसरा बी सेट दे रखा होगा, उन दोनों का यूनियन कहेगा, तो आपको क्या करना है, ए को पहले लिखना है, फिर बीच में यूनियन लगाना है, फिर बी को लिखना है। दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन, दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन कैसे निकालेंगे, चलो
पहले तो मैं एग्जांपल से बताऊंगा, बाद में डेफिनेशन भी दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक ए सेट गिवन है जिसमें 2 एलिमेंट है 1,2, बेटा एक बी सेट दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट है 3 एलिमेंट ले लेते हैं 2, 3 और 4। ए सेट ही दे रखा है, बी सेट ही दे रखा है, दोनों का यूनियन फाइंड आउट करो। तो आप इन दोनों का यूनियन ऐसे निकालोगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना, ए के सारे एलिमेंट लिख दो, लिख दिया भाई, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो, बी के सारे एलिमेंट क्या है 2, 3, 4, 2, 3, 4। ध्यान देना मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए 1 और 2, बी के सारे एलिमेंट लिख दिए 2, 3 और 4। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी बेटा कि इसके अंदर दो बार आ गया, 2 बार कभी भी नहीं आना चाहिए। मैं आपको पहले चैप्टर के अंदर समझा चुका हूँ, यानी कि पहले वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ। तो अगर यहाँ पे 1 और 2 लिख लिया, 1, 2 लिख लिया, फिर अगले एलिमेंट है 2, 3, 4, तो बेटा 2, 3, 2 क्योंकि पहले ही लिखा जा चुका है तो इसलिए 2 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 केवल एक बार ही लिखना चाहिए। तो यूनियन क्या आ गया 1, 2, 3, 4। तो यूनियन निकालेंगे ऐसे, बस मैंने आपको बताया कि निकालना कैसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मान लो C = 1, 3, 5। मतलब उसमें करना क्या है, यूनियन में करना क्या होता है, ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, फिर करना क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट लिख दो, बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो। बस ध्यान ही रखना कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आपने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए 1, 2 बेटा, बी के सारे एलिमेंट लिख दिए 2, 3, 4 तीनों लिख दो। लेकिन ध्यान रखना 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, दो बार आएगा, लेकिन हमें लिखना कितनी बार है, एक बार लिखना है, ये बात ध्यान रखी जाए, ठीक है। ये तो मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, जब सेट की डेफिनेशन दी थी ना उसमें समझा चुका हूँ। एक सी सेट ये दे रखा है 1, 3, 5 और एक डी सेट दे रखा है मान लेता हूँ 6, 7, 8। तो इन दोनों का यूनिट निकालो, तो सी यूनियन डी बराबर है बेटा सी के सारे एलिमेंट डाल दो और डी के भी सारे एलिमेंट डाल देंगे, बस हो गया, दैट इज सी यूनियन डी। तो सी यूनियन डी कैसे निकालते हैं, सी के सारे एलिमेंट डाल देंगे, डी के भी सारे एलिमेंट डाल देंगे, दैट इज द यूनियन ऑफ दीज 2 सेट, ठीक है। अच्छा, इस ए यूनियन बी का मैं यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन दूंगा, वो एक बार जरा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि यूनियन निकालना कैसे है ना, यूनियन निकालना कैसे। अच्छा, एक चीज़ और साथ साथ एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एक ए सेट दे दिया जिसमें मान लो 1, 2, 3 3 एलिमेंट है, एक बी सेट दे दिया बेटा जो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी सेट है, दैट इज एम्प्टी सेट। तो फाइंड द यूनियन ऑफ दीज 2 सेट। तो हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे कैसे, ए के भी सारे एलिमेंट डाल देंगे, ठीक है, और बी के भी सारे एलिमेंट डाल देंगे, लेकिन बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो नहीं है तो इसका मतलब कुछ डालना ही नहीं है, तो सीधा आंसर क्या आ गया 1, 2, 3। तो ए का बी के साथ यूनियन ये आना चाहिए। बी सेट क्या था, जबकि एम्प्टी सेट था, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका यूनियन कैसे निकालेंगे, ए के भी सारे एलिमेंट डाल दो, बी के भी सारे एलिमेंट डाल दो, ए के डाल दिए 1, 2, 3, बी के अंदर कोई है ही नहीं तो कुछ डालने की जरूरत ही नहीं, तो आंसर क्या बचेगा 1, 2, 3 बचेगा, विच इज आल्सो इक्वल टू ए, जो ए के बराबर ही आ गया, ए सेट के बराबर ही आ गया ना, ठीक है। तो ये छोटी सी कैसे यूनियन कैसे निकालना वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अच्छा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो ये है कि ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा क्या है इसका मीनिंग। ए यूनियन बी करली ब्रैकेट, बेटा इस ए यूनियन बी को भी मैं सेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि आपने ए सेट लिखा था यहाँ पर, बी सेट लिखा था, दोनों का यूनियन निकाला ना, तो दोनों का जब यूनियन निकला तो क्या वो जो निकला आंसर ए यूनियन बी वो भी तो एक सेट ही तो था ना, तो ये ए यूनियन बी भी एक सेट ही बनेगा। 2 सेटों का जो यूनियन होगा वो भी एक सेट होगा, 2 सेटों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सेट होगा। कॉम्प्लीमेंट जो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो भी एक सेट होगा। मतलब जो ये यूनियन करने पर, इंटरसेक्शन करने पर, कॉम्प्लीमेंट निकालने पर, डिफरेंस निकालने, जो भी आंसर आएगा वो भी एक सेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी का यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, या इसका एक मेथड है, रूल है, वो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो ये कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स। एक्स कौन है, एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी का एक एलिमेंट, एक जनरल एलिमेंट फॉर ए यूनियन बी। तो यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग करेगा ए में, ध्यान देना भाई इसकी डेफिनेशन, एक्स बिलोंग करेगा ए में। इस यूनियन का मतलब मैंने यहाँ साफ साफ लिख रखा है, क्या मतलब होता है, और तो जो एक्स एलिमेंट इस ए यूनियन बी में होगा उसकी क्या खास बात होगी, मतलब कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में जा रहा है, ए यूनियन बी ये है, इसके अंदर मैंने लिख रखा है एक एलिमेंट एक्स पड़ा है, तो उस एक्स एलिमेंट की क्या खास बात होगी वो समझाना चाह रहा हूँ कि वो एक्स एलिमेंट जो होगा वो या तो ए में होना चाहिए, एक्स बिलोंग करेगा ए में, या फिर वो एक्स बिलोंग करना चाहिए बी में, बस इसका ये मतलब है, ठीक है।
वैसे इसका मीनिंग तो वैसे ये हुआ कि वैसे लिखते इसको ऐसे है, लेकिन इसका मीनिंग ये होता है कि जो x एलिमेंट है जो A यूनियन B में पड़ा है, वो x एलिमेंट या तो A में पड़ा होगा या फिर B में पड़ा होगा, या वो x एलिमेंट दोनों में भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन इसकी डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना बात नहीं बनेगी। एक बी सेट ले लिया मैंने 2 3 4 5, ठीक है। तब मैंने अभी आपको यूनियन निकालना समझाया था, A यूनियन B। चलो चेक करना 1 2 3, चलो मैं ज़्यादा नहीं लेता, सिर्फ इसमें 4 ही ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 ये आ गया। A सेट ये था, B सेट ये था, यूनियन निकाला, ये आ गया। तो यूनियन में एलिमेंट क्या आ गए, A के भी सारे एलिमेंट उठा लो, B के भी सारे एलिमेंट उठा लो। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, कोई जो एलिमेंट 2 इसमें भी आ रहा है बेटा, 2 इसमें भी आ रहा है, दोनों में 2 है, लेकिन लिखना कितनी बार है, एक बार है। A के भी सारे एलिमेंट लिख दो, B के भी सारे एलिमेंट लिख दो, लेकिन ध्यान ये रखना कि इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब 1 2 3 आ गया 2 4 आ गया, 2 ये आ गया, 4 ये आ गया। 2 को लिखना एक ही बार है, 2 दोनों में, लेकिन फिर भी एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन की तरफ ध्यान देना। इस 1 की क्या खास बात है मुझे बताओ। A यूनियन B आपने निकाल लिया बेटा, ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सभी के सभी एलिमेंट बेटा x की तरह काम कर रहे हैं। एक्चुअली में ये A यूनियन B इक्वल टू मैंने लिख रखा है ना x सच दैट, तो ये x एलिमेंट किसका है, A यूनियन B का है, ठीक है। तो यहाँ पर A यूनियन B हमने ये निकाल लिया। तो ये जो सारे नंबर आए हैं 1 2 3 4, ये एक्चुअली में x की वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू जो 1 है, तो ये 1 या तो A में बिलोंग करेगा, मैंने कहा ना वो x या तो A में बिलोंग करेगा, या फिर वो B में बिलोंग करेगा, या फिर वो दोनों में बिलोंग करेगा। जो दोनों में बिलोंग करेगा वो लिखते नहीं है, इसको लिखने की टेक्निक सिर्फ इतनी है, ठीक है ना। लेकिन उसका मीनिंग है, इसके अंदर ही अंडरस्टूड है कि x या तो A में है, या फिर x B में है, या फिर x कहाँ पर है, दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा इसके अलावा जैसे कि x की वैल्यू 1 है मान लो, चलो ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है, 1 किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, A में बिलोंग कर रहा है। क्या 1 B में है, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब x या तो दोनों में से किसी एक में होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, A में है लेकिन B में नहीं है, तो यहाँ पे जो x है, x मतलब 1 से, तो दोनों में से किसी एक में होगा। तो जैसे कि यहाँ पर A में तो है लेकिन B में नहीं है। अब 2 के बारे में सोचो, 2 A में भी है, 2 A में है, 2 B में भी है बेटा, दोनों में है। तो ये भी हो सकता है कि जो x है, मैंने कहा ना जो x है वो दोनों में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझा दिया पहले ही कि या तो x A में होगा, या फिर x B में होगा, या फिर x दोनों में भी हो सकता है। ये बात ध्यान देना भाई, इसमें लिखा कहीं नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है कि जो 2 है वो दोनों में आ गया। अब ये 3 है, 3 A में है लेकिन B में नहीं है, क्योंकि दोनों में से मतलब कम से कम, मतलब इसका मीनिंग समझाना चाहूँगा मैं आपको कि A यूनियन B का मतलब क्या है, एक x एलिमेंट जो A यूनियन B में पड़ा है, उस x की क्या खास बात है कि वो दोनों में से कम A और B में, यानी कि A और B की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में से A और B दोनों में से कम एक में तो जरूर होगा, दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 है वो दोनों में चला गया। अब ये 3 है, 3 दोनों में से किसी एक में चला गया, A में चला गया। 4 है, 4 जो है B में चला गया लेकिन A में नहीं है। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि अगर A यूनियन B को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग करेगा A में, या और ही वर्ड आएगा, और कोई वर्ड नहीं लगा सकते इसमें। और यूनियन का मतलब और ही होता है, और यहाँ पर और ही आना चाहिए। x या तो A में होगा या फिर x बिलोंग्स टू B में होगा। अच्छा, अगर x बिलोंग करता है बेटा A यूनियन B में, तो इसका मीनिंग ये होता है कि मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, एक तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा ऐसे भी। अगर x बिलोंग करता है A यूनियन B में, दिस मीन्स, अच्छा ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, शायद मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जैसे कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये A सेट है मान लो, तो क्या 1 बिलोंग करता है A में, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है 1 इज ए मेंबर ऑफ A, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि 2 किस में बिलोंग कर रहा है, A में, 3 किस में बिलोंग कर रहा है, A में, ठीक है, 4 किस में बिलोंग कर रहा है, A में, लेकिन नहीं कर रहा है तो इसलिए क्या कर देंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, ऐसे क्रॉस लगा देंगे, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रख लें। अच्छा जी, यहाँ पे लिख रखा है x बिलोंग करता है A यूनियन B में, इसका मीनिंग मैं समझाना चाहूंगा आपको। x बिलोंग करता है किसमें बेटा, A यूनियन B में। अगर x A यूनियन B के अंदर बिलोंग करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा A में। लेकिन मैंने यूनियन का मीनिंग सबसे पहले यहाँ बता ही दिया, और होता है तो x बिलोंग करेगा A में या फिर x बिलोंग करेगा B के अंदर, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। x बिलोंग्स टू A यूनियन B का क्या मतलब है, x बिलोंग करेगा A में और x बिलोंग करेगा किसमें, B में। तो ये भी रिजल्ट याद रखना है, ये भी रिजल्ट जो लिख रखा है वो भी याद रखना है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, चल रहा है। तो बेटा ये था यूनियन के बारे में। एक और बात बता देता हूँ यूनियन के बारे में आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि x बिलोंग करेगा
ए यूनियन बी में, ठीक है। तो इसका मतलब तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि x बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। या फिर इसका मतलब होता है इफ x बिलोंग्स एट लिस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि अगर x ए यूनिट बी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि x बिलोंग करेगा ए और बी में से कम एक में। तो एटलीस्ट यूनियन का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट वन, कहीं भी एटलीस्ट वन वर्ड आ जाए। एटलीस्ट वन का मतलब जानते हो ना, कोई दो चीज़ दे रखी है तुम्हारे सामने ए एंड बी, उनमें से कम एक तो एक्स है ना, उन दोनों में से कम एक में तो है, दोनों में भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है ना। एटलीस्ट वन का मीनिंग तो जानते हो, कम से कम एक। मतलब वो कहता है कि अगर मान लीजिए 5 चीज़ें रखी हुई है, मान लो आपके सामने, ठीक है ना, ये 5 चीज़ें रखी हुई है, मान लेते हैं ये 5 है ना आइसक्रीम रखी हुई है, चलो ये 4 आइसक्रीम रखी हुई है मान लेता हूँ, ठीक है। मैं तुमसे कहता हूँ भाई कम से कम एक तो खानी है, ठीक है, कम से कम इनमें से एक तो खानी है। तो वो कहेगा भाई कम से कम एक तो खानी है। अगर कम से कम एक का मीनिंग समझने की कोशिश करना, कम से कम एक तो खानी है, ये भी हो सकता है कि 2 खा ले, 3 खा ले, हो सकता है 4 खा ले, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो चाहे आपका मन है या नहीं, लेकिन कम से कम एक आइसक्रीम तो आपको खानी ही पड़ेगी भाई, ठीक है। बाकी आप 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट वन का मीनिंग भी यहाँ पर यही है कि अगर एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, कहीं पे भी एटलीस्ट वन वर्ड आ गया तो वो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। वो डिपेंड कर देगा कि वहाँ पे चीज़ें कितनी दी हुई हैं। मान लें यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, ए और बी, एक्स बिलोंग करता है एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सेट्स ए एंड बी। 2 सेट दे रखे हैं ए और बी, उनमें से कम एक में तो बिलोंग करता है, तो एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, ठीक है। अगर वो ये कहे कि एक्स बिलोंग करता है या एक्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन आउट ऑफ दीज 3 सेट्स ए बी एंड सी, मान लो 3 सेट दे दिए, वो कहेगी एक्स बिलोंग करता है कम से कम एक, इन तीनों में से कम एक में तो जरूर बिलोंग करेगा एक्स, ठीक है ना। एक्स इन तीनों में से कम एक में तो जरूर बिलोंग करेगा। तो एक्स किस में बिलोंग करेगा? इट मीन्स दैट एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। एटलीस्ट वन वर्ड आया तो ही हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो ये यूनियन के बारे में छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी यूनियन के बारे में, अगर x बिलोंग करता है ए यूनिट बी में, तो इसका मतलब क्या था? x बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे यूनियन तो यहाँ पे और ही आएगा, 100% श्योर है, यूनियन तो बेटा और ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इन दो, अच्छा इसका मतलब अगर x बिलोंग करता है ए यूनिट बी में, तो उसने लिख रखा कि x ए में होगा या तो x ए में होगा। अच्छा, आप चाहे तो आप आइदर वर्ड आगे यूज कर सकते हैं, आइदर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। या तो x ए में होगा या फिर x इसमें बिलोंग करेगा, b के अंदर बिलोंग करेगा, या तो x ए में बिलोंग करेगा या फिर x इसमें बिलोंग करेगा, b के अंदर। तो कहता है कि इन दोनों में से कम एक बात सच होनी चाहिए, एटलीस्ट वन ट्रू। इसका मीनिंग ही मैंने कहा ना भाई, यूनियन का मतलब आ जाए या और का, यूनियन का मतलब और होता है, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है? और होता है। कहीं यूनियन आ जाए तो उसका मतलब होता है एटलीस्ट, या फिर इसको एटलीस्ट भी बोल सकते हैं। यूनियन मतलब आ जाए एटलीस्ट वन, यूनियन मतलब क्या होता है? एटलीस्ट, ठीक है ना। इन कोई एक्स इसमें तभी जाएगा जब इन दोनों में से किसी एक में तो कम से कम हो। मतलब अब इसका मीनिंग समझना, इस बात को समझना ध्यान से। एक्स बिलोंग करेगा ए यूनिट बी में, वो तभी बिलोंग करेगा जब एक्स इन दोनों में से कम एक में तो हो। मतलब इन दोनों में, ये जो दो बातें लिख रखी है, एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में, इन दोनों में से कम एक बात सच हो। इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है ये सच हो और ये क्या पता फॉल्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सुनना मेरी बात, क्या पता ये बात सच हो कि x ए में है, ठीक है ना, x ए में ये बात सच है मान लो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि x बिलोंग्स टू b ये बात फॉल्स हो, ठीक है। अगर ये सच है और ये फॉल्स है तब भी x ए यूनिट b में जरूर जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x ए में बिलोंग ना करे, x ए में नहीं हो, ये हो सकता है। ये मतलब x बिलोंग्स टू ए फॉल्स हो, x बिलोंग करता है ए में, ये रिजल्ट फॉल्स हो। फॉल्स होने का मतलब क्या? कि x ए में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो x जो है ना b में जाना चाहिए, तो वो x b में जाना चाहिए। इन दोनों में से कम एक सच होना चाहिए, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। अगर दोनों फॉल्स हो गए तो x ए यूनिट b में नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर दोनों फॉल्स हो गए, इन दोनों में से कम एक ट्रू होना चाहिए, और दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, दोनों भी ट्रू हो सकते हैं,
या तो दोनों ट्री होंगे, है ना, या तो दोनों तो ट्री हो, या तो पक्का कि दोनों ट्री होंगे, दोनों ट्री होंगे तो x 100% ए यूनियन बी में जाएगा। लेकिन ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए तो भी x ए यूनियन बी में जाएगा, एक फॉल्स हो जाए एक ट्री हो जाए तो भी जाएगा, ठीक है। या फिर ये ट्री हो जाए और ये फॉल्स हो जाए तब भी x ए यूनियन बी में जाएगा, 100% श्योर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और इसके लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर x बिलोंग करता है ए यूनियन बी में तो आपने ये बात समझ चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। x अगर ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, अगर x ए यूनियन बी में नहीं है। अच्छा, मैं इस बात को मैं ऐसे समझा भी सकता हूँ चाहूँ तो एग्जाम्पल से, कि भाई मान लेते हैं एक ए यूनियन बी निकाला मैंने, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, हो गया। तो मैंने कहा भाई इसमें एक एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। तो मैंने चलो मैंने एक ए सेट बनाया 1, 2, एक बी सेट बनाया 3, ठीक है। तो मैंने कहा जो x ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, जैसे कि मैंने लिया 1, ये x है, बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, वो 1 बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो जो 1 है वो दोनों के अंदर हो सकता है, हाँ भाई, मतलब कम से कम एक में तो होना चाहिए, तो चलो ठीक है, कम से कम एक में तो हो गया, है ना, ए में आ गया लेकिन बी में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ए में आ गया लेकिन बी में नहीं आया, तो मतलब एक बात तो सच है ना कि वो ए में चला गया लेकिन बी में नहीं गया, बी फॉल्स हो गया कि वो 1 है ना बी में बिलोंग नहीं कर रहा अभी, ठीक है, वो बात फॉल्स हो गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 यहाँ ना हो के यहाँ पे होता, तो दोनों का यूनियन करता फिर ही वापस ही आता। तो यहाँ पे 1 जो है जो यूनियन में पड़ा हुआ है, लेकिन वो 1 ए में नहीं है लेकिन वो बी में है, ठीक है। तो अब जब 1 ए में बिलोंग नहीं करता है, 1 ए में बिलोंग नहीं करता है, ये रिजल्ट तो फॉल्स है। मतलब 1 बिलोंग करे ए में, 1 बिलोंग्स टू ए लिखता, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये रिजल्ट फॉल्स है। लेकिन 1 बी में तो बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 दोनों में चला जाए, तो क्योंकि मैंने कहा ना दोनों भी सच हो सकते हैं, कम से कम एक तो सच होना चाहिए, यानी कि 1 कम से कम एक में तो जाना चाहिए बेटा, 1 इसके अंदर है तो 1 कम से कम दोनों में से एक में तो जाना चाहिए, दोनों में भी जा सकता है। अगर मैं दोनों जगह 1 लिख दूं तो भी वही आंसर आएगा, और अगर मैं 1 उठा एक जगह लिखूं तो भी वही आंसर आएगा, अगर मैं 1 यहाँ रहने दूं और यहाँ से हटा दूं तो भी वही आंसर आएगा। तो 1 कम से कम एक में तो है, दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब अच्छा इसका मीनिंग समझो, अगर x बिलोंग नहीं करता है ए यूनियन बी में, अगर x ए यूनियन बी में नहीं है, एक बात सोचो कि कोई एलिमेंट है वो यूनियन में जाना ही नहीं चाहिए। अब आप सोचना जरा, छोटी सी बात है, कोई एलिमेंट यूनियन में जाता कब है, तो ये समझो, है कोई एलिमेंट यूनियन में कब जाता है, कि वो कोई भी एलिमेंट यूनियन में कब जाएगा, x जो है ना वो बिलोंग करेगा ए यूनियन में, बताओ वो कब जाएगा, x ए यूनियन बी में कब जाएगा, जब वो दोनों में से कम एक में तो हो। बेटा जरा ध्यान देना, वो x एलिमेंट दोनों में से कम एक में तो जाना ही चाहिए, तो भी वो यूनियन में जाएगा, है ना। मैंने अभी आपको समझाई, थोड़ी थ्योरी समझाई, कम से कम एक में होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि x अगर ए यूनियन बी में हो ही ना, वो ना जाए, तो इसका मतलब वो कोई एलिमेंट यूनियन में कब नहीं होगा, दो सेटों के यूनियन में वो कब नहीं जाएगा, अगर वो x ए में भी ना हो और वो x बी में भी ना हो। मेरा बेटा जरा ध्यान देना, यूनियन है तो और आया, x बिलोंग कर रहा हो, लेकिन इसमें बेटा सुनना, x बिलोंग कर रहा हो ए यूनियन बी में तो x ए में होगा और x बिलोंग्स टू बी के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन अगर x ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा हो तो वो ए यूनियन बी में कब नहीं जाएगा, कोई x एलिमेंट ए यूनियन बी में कब नहीं जाएगा, जब वो ए में भी नहीं हो और बी में भी नहीं, यानी कि दोनों में नहीं हो। तो दोनों में नहीं तो इसके बीच में बेटा एंड आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे और मत लगाना। वैसे यूनियन का मतलब और होता है, लेकिन अगर x ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखना है, x ए में भी नहीं होना चाहिए, x बी में भी नहीं होना चाहिए, और बीच में एंड आएगा। क्योंकि और ये कहता है कि, और क्या कहता है कि दोनों में से कम एक बात तो सच है, लेकिन एंड क्या कहता है, और क्या कहता है कि दोनों में से कम एक बात तो सच होनी चाहिए, और ये कहता है मतलब एटलीस्ट 1 ट्रू होना चाहिए, ठीक है। दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन एंड ये कहता है कि या तो दोनों ही ट्रू होने चाहिए या दोनों ही फॉल्स होने चाहिए। एंड का ये मतलब होता है दोनों काम करने हैं आपको, यानी कि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू ही होना चाहिए, दोनों काम करने हैं, मतलब जो ये है वो ये है, ठीक है। मतलब इसमें मैंने कहा ना, इसमें से कम एक तो सच होना चाहिए, लेकिन इसमें एंड ये कहता है कि दोनों ही सच होने चाहिए। भाई क्या दोनों सच होने चाहिए, कि x ए में भी ना हो, बेटा एक मैंने एक ए सेट बनाया 1, 2, 3, एक बी सेट बनाया 3, 4, ठीक है। मैंने कहा भाई क्या x ए में है, x एलिमेंट मान लो कोई एलिमेंट है, क्या x ए में बिलोंग कर रहा है, आपको कोई x तो ए में
नहीं है। क्या एक्स बी में बिलोंग कर रहा है? जी एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब दोनों का यूनियन निकाल दो। क्या ए यूनियन बी के अंदर क्या ए यूनियन बी निकालना आता है तुमको? ए के सारे एलिमेंट लिख दो, बी के सारे एलिमेंट लिख दो, बेटा ये ए यूनियन बी आ गया। तो मैं कहूँगा क्या एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है? क्या एक्स एलिमेंट है इसमें? चेक करो, ए यूनियन बी जो निकाला आपने, क्या इसके अंदर एक्स एलिमेंट है? ठीक है, क्या इसमें एक्स एलिमेंट है? ए यूनियन बी मैंने यहाँ पे निकाला, ए सेट ये ले लिया, बी सेट ये ले, यूनियन निकाल लिया, 1 2 3 4 आया। ठीक है, क्या इस ए यूनियन बी में एक्स एलिमेंट है? मैं कहूँगा भाई एक्स एलिमेंट नहीं है इसमें, तो ए यूनियन बी में एक्स नहीं है। अब इसकी तरफ ध्यान दो जो मैंने लिख रखा है, इसको मैं एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूँ, इस एग्जांपल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स ए यूनियन बी में, एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। ठीक है ना, तो एक्स क्या, तो वो कहता है कि अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो एक्स ए में भी नहीं होना चाहिए, वो एक्स बी में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ए में भी नहीं होना चाहिए, बी में। तो यहाँ पे एक्स ए में है क्या? नहीं है। एक्स क्या बी में है? नहीं है। तो एक्स दोनों में नहीं है। तो जब एक्स दोनों में नहीं तो यूनियन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बीच में एंड ही आना चाहिए। अगर मैंने और लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। मैं और नहीं लगा, अगर मैंने और लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा या तो ये सच होगा या, देखो, या तो मतलब कम से कम एक बात तो सच होगी। और लगा दिया तो और का मतलब मैंने समझाया ना क्या होता है कि कम से कम एक तो सच होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कम से कम एक सच है ना। अगर ये सच है तो ये भी तो हो सकता, ये भी हो सकता। मान लो ये सच है तो एक्स ए में नहीं है। ठीक है, एक्स ए में नहीं है, लेकिन क्या पता ये फॉल्स हो गया तो? एंड कहता है दोनों सच है, लेकिन और कहता है कि कम से कम एक सच होना चाहिए। मतलब मान लो ये सच है और कहता है ये सच है, एटलीस्ट 1 ट्रू होना चाहिए ना। तो किसी ने कहा भाई एक सच है, क्या पता एक दूसरा झूठ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर ये सच है तो एक्स तो ए में नहीं है, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो? फॉल्स होने का मीनिंग क्या है? ये क्या कहता है कि एक्स बी में नहीं है, लेकिन अगर फॉल्स हो गया तो एक्स बी में चला जाएगा। अगर एक्स बी में चला गया तो इसका मतलब एक्स अगर बी में है तो वो यूनियन में तो अपने आप ही चला जाएगा, चाहे वो ए में हो या नहीं हो। समझ गए? तो इसलिए बात ध्यान रखना, अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो एक्स ए में नहीं होना चाहिए, और बीच में क्या आएगा? यूनियन है तो एंड आएगा। अगर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है यूनियन में तो हम ऐसा कहेंगे, अदरवाइज तो हमारे पास ये केस है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यूनियन के बारे में था। अच्छा जी, अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेटों का इंटरसेक्शन। बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये इंटरसेक्शन वर्ड जो ना, इंटरसेक्शन वर्ड जो है ना, दो लाइनों का जैसे कि हम इंटरसेक्शन निकालते थे, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। आप 10th क्लास में जब थे तो आप करते थे कि वहाँ पे ये दोनों लाइनें तो भाई पैरेलल होंगी, याद है? ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसा हम करते थे, चेक करते थे ना 10th क्लास में। और दो लाइनें जो ना कोइंसाइड हो जाया करती थी, आपको याद होगा। तो हम ये इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वही इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कहा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों लाइनें ना एक ही पॉइंट से पास होती है, बस कॉमन पॉइंट। एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी, दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या हुआ? वो कॉमन पॉइंट हुआ, इन दोनों का, इन दोनों का। तो ये चीज इसमें करनी है। यहाँ पे सेटों का इंटरसेक्शन है, मतलब दो सेटों का इंटरसेक्शन, यहाँ दो सेट होने चाहिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये दो सेट है, मान लेता हूं ए और दूसरा बी है। ये जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन का है। किसका सिंबल है ये? इंटरसेक्शन का। बेटा इंटरसेक्शन सिंबल ऐसा होगा, यूनियन का आप जानते हो किस तरह से होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लेते हूं मेरे पास एक ए सेट दे दिया 1, 2, 3, एक बी सेट दे दिया 2, 3, 4, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन निकालने की ट्रिक ये है कि हमें सिर्फ इंटरसेक्शन में ये चेक करना पड़ता है कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन, जैसे कि यहाँ पे दोनों लाइनों में कॉमन पॉइंट क्या है? ये पी पॉइंट कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसमें एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन हो गए। ठीक है, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता, जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सिर्फ ये देखना पड़ेगा बेटा दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, जो इसमें भी पड़ा है जो इसमें भी पड़ा है, वही इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा क्या? अच्छा, 1 इसके अंदर है, इसमें 1 है, 1 नहीं है। 2 इसमें है बेटा, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी। तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो 2, 3। बस दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट 2, 3। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास। अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं कैसे लिखूंगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, चलिए। जैसे कि मान लीजिए एक सेट एम्प्टी दे दिया जाए आपको, एक बी सेट दे दिया जाए,
2 3 और 1 4, ठीक है। एक सी सेट दे दिया 3 4 और 1 5, ये दे दिया आपको ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट। ये आपसे पूछे भाई ए इंटरसेक्शन बी बताओ। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब पहले समझा चुका हूँ। इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है वही पॉइंट आएगा। लेकिन इसमें चेक की, इसमें तो एक भी पॉइंट नहीं है, तो दोनों में कॉमन पॉइंट आ सकता है। जब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है तो दोनों में कॉमन पॉइंट आने का मतलब ही नहीं बनता। तो जब दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी ही रहेगा। इसका इंटरसेक्शन कैसे रहेगा, एम्प्टी रहेगा, जिसे हम 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं निकालूंगा बी इंटरसेक्शन सी। बताओ अब भाई बी और सी में इंटरसेक्शन ढूंढो। बेटा जब बी और सी में इंटरसेक्शन ढूंढूंगा तो वही फिर चेक करूंगा कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। जो पॉइंट इसमें भी पड़ा हो और इसमें भी पड़ा हो, तो 3 इसमें है और इसमें भी है भाई, 4 इसमें है और इसमें भी, तो 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो 3,4 लिख देंगे। दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 3,4 आ गया। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी पूछ लूँ तो ए और सी का इंटरसेक्शन पूछ ले आपसे, तो ए में क्या एलिमेंट है, एक भी नहीं है। सी में क्या एलिमेंट है, 3 5 4 5 है। लेकिन दोनों में कॉमन चेक करो, ए और सी में कॉमन चेक करो, ए और सी में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसका भी कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 सेट होगा। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। मतलब 2 सेटों की, 2 सेट उनका इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन, याद कर लो। इसको हम एंड के नाम से भी जानते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, याद कर लो सही बच्चे। इंटरसेक्शन कहीं मतलब आया, उसका मतलब एंड होता है या फिर बोथ होता है, BOTH, ठीक है। जब हम यहाँ पे ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो उसके अंदर कहीं पे लिखा हो वर्ड प्रॉब्लम, जब जैसे आएगी तो उसमें बोथ वर्ड कहीं लिखा हो, एंड वर्ड कहीं लिखा हो, तो उसका मतलब इंटरसेक्शन माना जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि एंड कहीं पर भी आ गया उसका मतलब इंटरसेक्शन माना जाएगा, वो देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो इंटरसेक्शन मतलब एंड भी होता है, बोथ भी होता है। अच्छा यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब बताया था और कहीं वर्ड आ जाए तो उसका मतलब यूनियन समझा जाएगा, ठीक है। या फिर एटलीस्ट वन कहीं लिखा जाए उसका मतलब भी और समझा जाएगा। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन कहती है, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, यहां पे लिखो एक्स क्या जनरल एलिमेंट है। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स सच दैट, दिस इज द सिंबल फॉर सच दैट, एक्स सच दैट, ये स्टेबिलिटी फॉर्म है एक तरह से। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्स ऐसा है कि एक्स है ना, कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में कब जाता था। अब आप मुझे बता दो, अभी एग्जांपल करा दिए मैंने बहुत सारे। तो ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब गया, जब वो ए में भी था और बी में भी था। ध्यान रखना, जब वो ए में भी था और बी में था, तो वो एक्स क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो एक्स ए में बिलोंग करे। वो एक्स एलिमेंट जो ना ए में होना चाहिए, एक्स एलिमेंट जो ए का मेंबर होना चाहिए। इस इंटरसेक्शन, अच्छा इसको देख के लगा दो कि इसका मतलब क्या था, एंड, तो इसकी जगह एंड आ जाएगा, एंड, ठीक है। तो वो एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में पड़ा है तो वो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स वो ए में बिलोंग करना चाहिए। वो मैंने बात यहाँ लिख दी, इसको देख के लिख दी कि एक्स ए में बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड, तो बीच में एंड लिख दिया। वो एक्स बी में बिलोंग करना चाहिए, तो एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आ गया। तो कोई ए इंटरसेक्शन बी का जो डेफिनेशन है वो ये है, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेट, सेटिबिलिटी फॉर्म कह सकते हैं आप। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में, एंड बेटा इंटरसेक्शन है तो एंड ही आएगा, अगर और लगा दिया तो गलत हो जाएगा, पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग्स टू बी में। तो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ आ जाए, एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। ये बात याद कर ली जाए। इफ एंड ओनली वी का सिंबल लगा सकते हो मैंने, ठीक है। यूनियन वाला बताया था ना, उसमें भी लगा देना, मैंने गलती से लगाया नहीं। इफ एंड ओनली, दिस इज द सिंबल फॉर इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, ठीक है। इसको इफ एंड ओनली, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये बात कहीं लिखी हो तो उसका मीनिंग ये है, ठीक है। अगर ये बात कहीं लिखी हो तो उसका मीनिंग ये है। इफ एंड ओनली इफ का सिर्फ ये मतलब है। अगर x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, इट मींस दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अच्छा कहीं पे ये लिखा हो कि x बिलोंग्स टू ए है एंड x बिलोंग्स टू बी, कहीं लिखा हो कहीं पर ऐसा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ए और बी दोनों सेट होने चाहिए, तो x 100% ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करना चाहिए। बस खत्म बात। ये छोटी सी बात याद रखनी है आपको। एग्जाम्पल लेके मैं पहले ही समझा चुका हूँ। इसके सबके वैन डायग्राम भी समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं समझा रहा हूँ, सारे वैन डायग्राम समझाए जाएंगे आपको। ये यूनियन था, ये इंटरसेक्शन था। अच्छा इसकी एक चीज और, अगर x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब आप पहले समझ चुके हैं, x बिलोंग करेगा ए में
एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। ये बात तो आपको इंटरसेक्शन मतलब जानते ही हैं, एंड होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक बात याद रखिए आपने। अब दूसरी बात ये है कि अगर एक्स, अच्छा एक बार बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये भी सच है। एंड का क्या मतलब है बता देता हूँ। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों काम सही है, दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों बातें कैसे होनी चाहिए, सच होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ये तो सच है और ये फॉल्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा कभी। एंड अगर आ गया तो इसका मतलब दोनों बातें ही सही हैं, जो लिख रखी है वो सही बात लिख रखी है यहाँ पर, ठीक है। अगर और लगा दिया तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उसके बारे में ये होगा कि कम से और लगा दिया तो इसका मतलब दोनों में से एक बात तो सच है, हो सकता है दूसरी गलत हो। मतलब और अगर आ गया तो उसका मतलब है कि कम से कम एक बात तो सच होनी चाहिए। और आ गया तो कम से कम एक बात तो सच होनी चाहिए, दोनों भी सच हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कम से कम और आ गया तो कम से कम एक बात तो सच होनी चाहिए। इसका मतलब है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सच और दूसरी झूठ हो जाए, ठीक है। एक ट्रू है दूसरा और वाले केस में, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अगर x इसमें बिलोंग करते तो x a में भी होना चाहिए एंड x बिलोंग टू b में होना चाहिए। यहाँ पर दोनों बातें एंड है। एंड का मीनिंग ये है कि दोनों सच है बेटा, बार बार समझा रहा हूँ, दोनों सच है। अगर दोनों में से कोई एक फेल हो गया तो ये रिजल्ट भी फेल हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अगर x बिलोंग नहीं करता है a इंटरसेक्शन b में, इसका क्या मतलब है। ये मतलब तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक a सेट ले लिया 1,2,3, एक b सेट ले लिया 2,3,4, ठीक है। ये ले लिया एक a ये b a। अब मैंने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन जानते हो दोनों में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट। कॉमन क्या है, 2 3, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें, तो 2,3 दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो मैंने कहा कि x एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए एक काम करें, 2 हटा दो, चलो सिर्फ 3 ले लिया। 1 2 3, यहाँ पे 3 और 4 ले लिया, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 लिख दिया मैंने। अब एक चीज़ बताइए, वो कहता है कि जो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट पड़ा है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट पड़ा है, जिसको मैं x बोल रहा हूँ, यहाँ फिलहाल x का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। तो 3 किसमें पड़ा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी में पड़ा हुआ है। 3 ए इंटरसेक्शन बी में है ना। तो वो कहता है कि अगर 3 जो ए इंटरसेक्शन बी में है तो उस 3 का ए में होना भी जरूरी है और बी में होना भी जरूरी है। दोनों में होना जरूरी है, क्योंकि दोनों में होगा तो वो इंटरसेक्शन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यही बात यहाँ पर है कि 3 जो इंटरसेक्शन में पड़ा है वो 3 जो है ए में भी होना चाहिए और वो बी में भी होना चाहिए। दोनों ही बातें सच होनी चाहिए। अगर एक दोनों में से एक भी बात फेल हो गई कि भाई दोनों में से कोई एक बात फेल हो गई, मैं क्या कह रहा हूँ, 3 इंटरसेक्शन में है तो 3 ए में भी होना चाहिए, वो 3 बी में भी होना चाहिए। दोनों बातें सच होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक बात फेल हो गई तो वो जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन में जाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों का ट्री होना जरूरी है। इस केस में दोनों का ट्री होना जरूरी है। लेकिन अगर x ए इंटरसेक्शन बी में नहीं जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू बी। अब वैसे तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, लेकिन यहाँ पे हमें और लिखना पड़ेगा। ध्यान देना भाई, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा। वैसे तो एंड लिख देते तब भी आंसर सही आता, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट आंसर क्या है, ये है, ठीक है। अगर आप एंड लिख दोगे आंसर तो ठीक है, मतलब आंसर ठीक होने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो भाई लिख देता हूँ एंड। एंड क्या कहता है कि दोनों बातें सच है। एंड का मतलब ये होता है दोनों बातें सच है, और का मतलब है कम से कम एक सच होना चाहिए, ठीक है। एंड लिख दिया, मान लो चलो दोनों बातें सच है कि x a में भी नहीं है, x b में भी नहीं है, दोनों बातें ट्रू है कि x a में भी नहीं है, b में नहीं, तो ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, बात तो ठीक है। लेकिन उसको हम ज़्यादा एक्यूरेटली ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए और लिखता तो क्या होता, वो कहता है कि अगर x a में नहीं है, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, कम से कम एक सच होना चाहिए। मान लो ये सच है और ये कभी फॉल्स हो जाए, इसका मतलब क्या, एक ये सच होने का मतलब क्या है, दैट इज ट्रू मान लेता हूँ, दिस इज फॉल्स मान लेता हूँ, ठीक है। इसके ट्रू होने का मतलब क्या है, ये सच है, मतलब ये बात जो कह रहा है वो सही कह रहा है। क्या कह रहा है ये कि x a में बिलोंग नहीं करता है, x a में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x b, अच्छा ये फॉल्स है कि x b में बिलोंग नहीं करता, ये फॉल्स है, तो x b में होना चाहिए, ये तो फॉल्स है ना, तो x b में होना चाहिए, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन के लिए दोनों में होना चाहिए, लेकिन वो इसमें तो है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन में भी नहीं बिलोंग करेगा। तो ध्यान रखना, एंड आ जाए तो सॉरी इंटरसेक्शन आ जाए तो यहाँ पे और आएगा, लेकिन वो तब जब x बिलोंग नहीं कर रहा हो a इंटरसेक्शन b में, तो इसका मीनिंग होता है x a में भी बिलोंग नहीं करना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। दोनों में से कोई एक बात तो सच होनी चाहिए, दोनों भी सच हो सकती है, क्योंकि दोनों में से कोई एक बात सच हुई ना तो भी ये रिजल्ट आ जाएगा।
दोनों में से कोई एक बात सच हुई कि भी एक्स ए में नहीं है, मान लो ये सच है, अब इसमें है या नहीं मुझे मतलब नहीं है, तो भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। मतलब दोनों का सच होना जरूरी नहीं है, केवल एक से ही काम चला सकते हैं, इसलिए यहाँ पर और आना चाहिए। क्योंकि एंड लगाते तो दोनों का जरूरी हो जाता, दोनों बातें सच होनी जरूरी हो जाती, एंड लगाता तो। लेकिन वो कहते हैं कि एक से ही काम बन रहा है, तो एक से ही काम बन रहा है इसलिए और लगा दो। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये हो गया आपके सामने। अच्छा जी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, इसमें एक ही सेट दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा, जब भी कभी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया अपनी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5। एग्जाम्पल से पहले समझाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो। 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट समझाने से पहले एक काम करते हैं, डिफरेंस समझाऊंगा भाई, क्योंकि डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं डिफरेंस पहले समझा देता हूं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेटों का डिफरेंस कैसे निकाले, जैसे कि अपन ने यूनियन निकाला है ना, इंटरसेक्शन निकाला है, ऐसी दो सेटों का डिफरेंस कैसे निकाले। तो मैंने एक ए सेट ले लिया, पहले एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक ए सेट ये दे रखा है, बी सेट ये ले लिया, 2, 3, 4 ले लिया, ठीक है। 2, 3, 4 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि हम दो नंबरों को नहीं घटाते उसी तरह से दो सेटों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, दो सेटों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। पहले मैं ए में से बी घटा रहा हूँ, ए में से बी भी घटा सकते हैं, बी में से ए घटा सकते हैं। फिलहाल मैं ए में से बी सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ। ए सेट लिख दो 1, 2, 3, उसमें से घटा दो 2, 3, 4, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करें, जब डिफरेंस निकालते तो क्या ध्यान देने की जरूरत है, ये ध्यान रखना भाई। जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसका टेक्निक बता देता हूँ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करें, जब डिफरेंस निकाले, दो सेटों का डिफरेंस निकाले, तब हम क्या चेक करें सबसे पहले कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन यानी कॉमन मतलब इंटरसेक्शन दोनों का, ए और बी का जैसे इंटरसेक्शन जब निकालते थे तो क्या चेक करते थे, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 है, 3 भी। जो दोनों में कॉमन है उस पर क्रॉस लगा दिया मैंने। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है। तो अब क्या करना है, जब हमें पता चले भी कॉमन एलिमेंट क्या है, तो उस पर क्रॉस लगा दो, समझने के लिए क्रॉस लगा दो, ध्यान रहे ताकि हम, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो इसमें एलिमेंट बच गया बस वो आंसर है। जो इसमें बच गया सिर्फ वो लिखना है, जो इसमें बच गया वो नहीं लिखते, बात ध्यान रखना भाई। ए में से जब बी सब्ट्रैक्ट किया तो ए सेट ये रहा, इसमें मैं बी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन एलिमेंट चेक करें, 2 और 3, 2 और 3, दोनों में 2 और 3 हैं। तो जो इसमें एलिमेंट बचेगा आगे वाले सेट में, इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को कॉमन एलिमेंट जो थे वो कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, तो यहाँ जो बचेगा वो एलिमेंट आएगा। तो यहाँ क्या बचा, 1 आ गया, तो 1 आंसर है। इसमें यहाँ पे 4 बच रहा है, लेकिन 4 मुझे नहीं लिखना, ध्यान रखना। जो इसमें बच गए वो नहीं लिखने, उसके बारे में सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बस, ठीक है। एक और चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया एक ए सेट ले लिया 1, 2, एक बी सेट ले लिया 1, 2, 3। तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, ए सेट ले लो 1, 2, सब्ट्रैक्ट करो 1, 2, 3, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मैंने ए सेट ये ले लिया, बी सेट ये ले लिया, दोनों का डिफरेंस। अब जब डिफरेंस निकाल तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, उसको क्रॉस लगा दो। 1, 2, 1, 2, 1 इसमें भी है, 2 इसमें। अच्छा 1, 2 इसमें भी है, 1, 2 इसमें भी, तो इसमें जो बच गए वो लिखते थे। इसमें कुछ बचा, इसमें कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं आना चाहिए, इसका आंसर 5 रहेगा। ध्यान रखना, जो यहाँ बच गया उसे कभी नहीं लिखना, ठीक है। ये a माइनस बी की जो डेफिनेशन है उससे कह रहा हूँ ये बात मैं, अभी डेफिनेशन लिख के दिखाऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, a माइनस बी ऐसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल जैसे कि कहते आपको 5 में से घटा दो 1, 2, 3, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई 5 में से 1, 2, 3। 5 क्या एक एम्प्टी सेट है, उसमें से घटा दो 1, 2, 3। अरे जब सब्ट्रैक्ट करते तो क्या बात ध्यान रखते हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट चेक करो। अरे कॉमन तो कुछ है ही नहीं इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो कॉमन एलिमेंट को छोड़ देते थे इसमें से। मान लो दोनों में कुछ कॉमन, मान लो 1 होता है इसमें, मान लो 1 मिनट के लिए, तो दोनों में इसमें क्या चेक करता भाई 1 है दोनों में, 1 इस वाले 1 को छोड़ दो, क्रॉस लगाओ, 1 को छोड़ दो, जो यहाँ बच गया वो लिख दो। लेकिन जब यहाँ पर कुछ कॉमन है ही नहीं तो टेंशन नहीं लेने हमें, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे कुछ बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या जाएगा 5। तो 5 माइनस दिस इक्वल टू 5। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में ऐसे निकाला जाएगा। अच्छा a माइनस बी जो कि एक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे होगी, एक्स सच दैट, एक एक्स कौन है, एक एलिमेंट है जो ए माइनस बी के अंदर पड़ा हुआ है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक्स है ना ए में तो होना चाहिए, बट वो एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन वो बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट आएगा, एक्स वो एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट है विच रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है ना। एक्स अकेला इसके सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए माइनस बी में आने चाहिए थे। वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक्स ए में तो होना चाहिए लेकिन वो एक्स बी में नहीं होना चाहिए। आप देख लो एक और, इसी तरह से मैंने आपको समझाया था। तो डेफिनेशन याद रखनी बहुत जरूरी है। ए माइनस बी मान लेता हूँ, ए ये ले लिया मैंने, बी क्या ले लिया 2 3 4 ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्निक क्या बताई थी कि जो जो दोनों में कॉमन है उसको क्रॉस कर दो, जो दोनों में कॉमन है और जो यहाँ बच गया वो आंसर है, ठीक है। तो इस वन की क्या खास बात है, ध्यान देना, क्या इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। ये वन, क्योंकि ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएगा, ए माइनस बी ये एक्स का काम कर रहा है, इस वाले एक्स का काम कर रहा है, ए माइनस बी में वो एक एक्स एलिमेंट आएगा, एक्स एलिमेंट। तो यहाँ पे एक्स का मतलब वन से है कि वो वन है ना, ए में तो जाए, वो वन ए में तो जाए लेकिन बी में ना जाए, ठीक है। तो वो वन ए में तो जाए, ए में जा रहा है, ए सेट ये रहा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये वन ए में तो जा रहा है लेकिन वो वन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन दी है ए माइनस बी की। बाकी वेन डायग्राम से पता चल जाएगा आपको क्या होता है ए माइनस बी। अभी मैं वेन डायग्राम आपको बता नहीं रहा हूँ, अभी डिफरेंस निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ए सेट दे दिया, एक्स सच दैट, ध्यान देना मैं सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा हूँ, एक ए सेट गिवन होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि x का मोड लेस देन 3, x बिलोंग टू इंटीजर, ये दे दिया आपको, ठीक है। एक और बी सेट दे दिया, मान लेता हूँ x सच दैट कि x का स्क्वायर करें तो 4 आना चाहिए, जहाँ पे x बिलोंग करना चाहिए किससे, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आपसे पूछेगा कि ए ये है बी ये है, तो ए माइनस बी निकालो, ठीक है। आपसे पूछ सकता है ए माइनस बी निकालो, आपसे पूछ सकता है बी माइनस ए निकालो, ए और बी का यूनियन निकालो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, ये जो सारी चीज़ें बताई उनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो लेकिन आपको सॉल्व करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इसको टेबुलर फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर पाता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, कर दो, करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, अब मोड के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। ये सिंबल है सच दैट का, अगर इससे कोई दिक्कत होती है आपको तो 2 डॉट भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर आप जानते हैं क्या होते हैं, इंटीजर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 सब इंटीजर है। अब कोई इनमें से इंटीजर उठाओ, ठीक है, इंटीजर उठा लो, यहाँ डालो, मोड लगाओ। मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, मोड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2 -1 0 1 2, ये आएगा, ठीक है। अब चेक कर लो, मैं पहले समझा चुका हूँ बेटा, मैं 0 डालो, 0 का मोड क्या होगा, 0 होगा, 0 लेस देन 3 है तो 0 आना चाहिए, ठीक है। 1 उठाओ, 1 का मोड निकालो, 1 डालो यहाँ पे, 1 का मोड भी, पहले 1 डालो फिर 1 का मोड भी निकालो। 1 का मोड क्या होगा, 1 ही रहेगा, कि जो अंदर कुछ भी होगा ना उसको पॉजिटिव बना देगा, बस और कुछ काम नहीं है। कौन, मोड। मोड क्या कर देगा, जो अंदर लिखोगे उसको पॉजिटिव बना देगा। 1 लिखा, 1 का मोड 1 ही रहेगा, 1 लेस देन 3 है, हाँ है तो 1 आना चाहिए। जो एक्स पुट कर रहे हो वो वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो एक्स यहाँ डाल रहे हो। अच्छा फिर 2 डाला, 2 लिखा, 2 का मोड क्या होता है, 2 होता है, 2 लेस देन 3, हाँ है तो 2 भी आना चाहिए। फिर 3 उठाया, 3 डाला यहाँ पे, 3 का मोड निकाला, 3 का मोड क्या होता है, 3 का मोड करेंगे तो 3 रहेगा। 3 लेस देन 3 पॉसिबल नहीं है, 3 लेस देन 3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3 नहीं लिखना। फिर ऐसे ही 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, 6, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या डालेंगे, -1। अब -1 उठाओ, -1 का मोड निकालो, -1 का मोड करेंगे, +1 आया, 1 लेस देन 3, हाँ है तो -1 आना चाहिए। एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है, -2 भी आएगी, ऐसे ही -2 आ जाएगी। -3 डालो, -3 का मोड क्या आ जाएगा बेटा, -3 का मोड निकालना पड़ेगा पहले, -3 का मोड प्लस का 3 आएगा, 3 लेस देन 3 पॉसिबल नहीं है, ये इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो -3 नहीं आना चाहिए। ऐसे ही -4 क्यों नहीं आना चाहिए, इसके बाद -3 से छोटा -4 -5 -6 सब चेक करेंगे, ठीक है। तो हालांकि ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं हो, तो तुम समझ गए होंगे। -4 डाला, -4 का मोड क्या होगा बेटा, -4 का मोड प्लस का 4 है, 4 लेस देन 3 पॉसिबल नहीं है, तो वो केस भी फेल हो गया। तो इस तरह सिर्फ यही एलिमेंट आने चाहिए, दैट इज इक्वल टू। अब सोचो x एक इंटीजर होना चाहिए, यहाँ देखना x एक इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई इंटीजर सोचो जिसको मैं यहाँ डालूँ, उसका स्क्वायर करूँ तो 4 आना चाहिए, या फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पर जो है जो इसमें से इंटीजर होगा वही आंसर आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, x² -4 है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं,
इसको 0 के बराबर रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इधर ले आए, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, फैक्टर बना लिए, एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 और माइनस 2 आ गई। तो 2 और माइनस 2 दोनों आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए माइनस 2 भी। अच्छा एक्स की वैल्यू 2 और माइनस 2 जब आई यहाँ पर, तो बेटा वो जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। क्या ये दोनों इंटीजर हैं? अगर ये दोनों इंटीजर है तो ही लिख सकते हैं इनको, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इनको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यहाँ में लिखता है एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो सिर्फ नेचुरल नंबर जो दोनों में से नेचुरल है सिर्फ वही उठाएंगे, तो उस केस में सिर्फ 2 लिखता, माइनस 2 नहीं लिखता, क्योंकि माइनस 2 नेचुरल नहीं होता। ठीक है, अच्छा ए माइनस बी निकाल लो। अब ए सेट आ गया, बी सेट आ गया, ए सेट की वैल्यू डालो -2 -1 0 1 2, इसमें से घटा दो 2 -2। ठीक है, अब कैसे करते थे, जो दोनों में कॉमन है उसे छोड़ देते थे, -2 दोनों में है जी, 2 दोनों में है जी, इसमें जो बच गए वो उठा के लिख देते थे, याद है डिफरेंस ऐसे निकाल देते। तो ये ए माइनस बी निकालने की ट्रिक है। ठीक है, सेट मतलब मैंने क्यों समझाया, मैंने सिर्फ ये समझा सेट बिल्डर फॉर्म भी दे सकता है, उसे टेबुलर फॉर्म बना के फिर डिफरेंस निकालेंगे। ऐसे इन दोनों का यूनियन भी पूछ सकता था, इंटरसेक्शन भी पूछ सकता था। ठीक है, अच्छा जी आगे है, अच्छा डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है ना ए में तो बिलोंग करना चाहिए, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इस बट की जगह एंड भी लगा सकते हैं, इस बट की जगह एंड भी लगा सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस बी में। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग हमेशा याद रखना, एक्स ए में है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ये बात ध्यान रखी जाए। एक्स ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन वो एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये भी हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अच्छा कभी भी सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालने के लिए कहेगा तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। मान लेता हूँ एक ए सेट दे दिया 1 2 3, एक यूनिवर्सल सेट वहाँ पे एग्जिस्ट करना ही चाहिए। अगर वहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं है, किसके लिए यूनिवर्सल हो, वो इस ए सेट के लिए यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब अगर किसी सेट ए का, एक सेट ए मान लेता हूँ, ए सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो वहाँ पर वो ए सेट होना चाहिए, देगा ए सेट दे सकता है। ठीक है, फिर और वहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए। दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए, मतलब ये यू जो है ए के लिए यूनिवर्सल सेट है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर ए 100% यू का सबसेट होना चाहिए। अगर ए यू का सबसेट नहीं है तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखी जाए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, किसी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर डैश भी कह देते हैं, ए की पावर टी भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी सी लिख दो, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, ए की पावर सी, ए की पावर डैश, ए की पावर सी, या कई कभी के लोग हैं ना ए की पावर, ए के ऊपर बार भी लगा देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों सिंबल ध्यान रखा जाए। ठीक है, अच्छा तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा गया है, ध्यान रखो भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसने कहा ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश होता है। अब ए डैश निकालना कैसे वो बता देता हूँ, ए डैश बराबर है या ए की पावर सी या फिर ए की पावर ए के ऊपर बार। ठीक है, दिस इज इक्वल टू यू माइनस, एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल में से ये ए सेट ही घटा दो, यू माइनस ए। ठीक है, अगर मैं ए की जगह बी डैश कह देता, ए की जगह बी होता तो ये बी डैश बन जाता, तो बी डैश बन जाता तो ये बनता यू माइनस बी। सीधी सी बात है। ठीक है, और डिफरेंस तुम्हें निकालना आता है, यू माइनस ए तो तुम्हें निकालना आता ही है। तो जब तुम्हें u माइनस ए निकालना, डिफरेंस निकालना था, जिसको मतलब कॉम्प्लीमेंट भी तुम्हें पता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक ऐसे यूनिवर्सल सेट डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक ए सेट दे दिया, 2 3 4। आपसे पूछेगा ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए डैश, जिसको किससे बन जाते हैं, यू माइनस ए से। यू सेट पहले गिवन होना चाहिए। अगर यू सेट नहीं दे रखा है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी नहीं निकाल सकते, बता देता हूँ। यू सेट नहीं दे रखा, यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान देना। और एक और बात, अगर ए यू का सबसेट नहीं है, मान लो ए यू का सबसेट नहीं हो तो भी मैं ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकता। ठीक है,
ए अगर यू का सबसेट नहीं है तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकता हूँ, और अगर है तो ही निकाला जाएगा, अदरवाइज ऐसा, अदरवाइज आपको देगा नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए होता है, यू मतलब ये दे रखा है, माइनस ए मतलब 2 3 4, ये आ गया। सबसे पहले चेक करो कि दोनों जब अब ये डिफरेंस निकाल रहा हूँ, डिफरेंस तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कैसे निकालते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए ये वाला, ए के कॉम्प्लीमेंट का, दिस इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू माइनस ए आपको पता है, यू दे रखा होगा, ए दे रखा होगा, खत्म बात। डिफरेंस मुझे आता है 2 3 4, दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 3 4, बेटा दोनों में कॉमन एलिमेंट चेक करो 2 3 4, तो यहाँ जो बच गया वो आंसर है 1,5, तो ए डैश किसके बराबर हो गया बेटा 1,5 के बराबर हो गया। और एक और बात ध्यान दे इसके अंदर, वैसे तो बताऊंगा अभी बता देता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी समझ सामने आई गई है, ये ए डैश आ गया आपके सामने, ठीक है। अगर मैं ए का ए के डैश के साथ यूनियन निकाल दूं तो ए का एक ए जो दे रखा था वो और जो ए डैश जो निकला वो, उन दोनों का यूनियन कर दो। ए मतलब क्या है 2 3 4, यूनियन कैसे निकालते हैं, आता है यूनियन निकालना, ए के भी सारे एलिमेंट डाल दो और ए डैश के भी सारे एलिमेंट डाल दो। जब मैं दोनों का यूनियन कह रहा हूँ तो ए के भी सारे एलिमेंट डाल दो, ए डैश के भी डाल दो, तो 1,5 भी आ जाएगा, ठीक है। 2 3 4 तो आया ही है और 1 और 5 भी आया है, तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 सब आ गए। सब कौन आ गए, सारे यू वाले एलिमेंट आ गए, दिस इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो इसका मतलब है याद रखा जाए ये यूनिवर्सल ट्रुथ कि ए यूनियन ए डैश बराबर यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। अगर मैं ए का यूनियन ले लूँ किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, बेटा ए का यूनियन ले लूँ उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। साथ में एक बात और भी देख सकते हैं, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले लूँ ए डैश के साथ, ए का इंटरसेक्शन ले लें क्या, ए डैश के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ यानी कि ए कहाँ है, ए ये रहा, ए डैश ये रहा, अगर दोनों में कॉमन चेक, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट कॉमन है, इसमें 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 है, इसमें क्या है 1 और 5 है, इसमें 2 3 4 है, तो दोनों में कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन है तो एम्प्टी सेट बनना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ए सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है ना, ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकालता हूं तो यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। अगर ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालता हूं तो फाई बनेगा, यानी कि एम्प्टी सेट बनेगा। बस ये छोटी सी बात और याद रखनी थी, ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये ऑपरेशन से बताएं मैंने आपको, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ फाई आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ए कोमा बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। अगर ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन निकाला वो फाई आ रहा है, इंटरसेक्शन आप निकालना पहले ही जानते हैं। मान लो एक सेट ये 1, 2, 3, बी सेट है 4,5, ठीक है 4,5, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो। अब मैं पूछ रहा हूँ इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या है, कॉमन, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन एलिमेंट है कुछ भी नहीं है भाई, कुछ कॉमन, दैट इज इक्वल टू 5, तो एम्प्टी सेट हो गया। तो ए और बी का इंटरसेक्शन अगर 5 है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए और बी आर डिसजॉइंट सेट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे ना कुछ ऑपरेशन से बता दिए हैं। अभी प्रॉपर्टी तो बहुत सारी बची हुई है, वैसे मैं देखता हूँ कितना टाइम हो गया, 1 घंटे से ऊपर का हो गया, चलो ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल के लिए चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, आप ये देखो, फिर उसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़। अभी ये सिर्फ ऑपरेशंस कराएंगे आप।